देखिए, तकसीम जो है, अब आप उसे हादसा समझें या नेमत समझें, जो भी है अभी इसका फैसला 75 बरस के बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि घर के बुजुर्ग आंगन में बैठ के, मैं चूँकि हैदराबाद दक्कन में हम लोग रहते थे, तो वहाँ आंगन में सब लोग बैठ जाते थे और एक नाम हमारे कानों में आता था कि अब तकसीम होने वाली है। तकसीम किस बात की, ये हमारी समझ में पूरी तरह नहीं आता था, क्योंकि हैदराबाद दक्कन में ये बात तय हो गई थी कि हैदराबाद अपना जो है अंदाज़ वो आज़ाद हैदराबाद रहेगा, न वो हिंदुस्तान में जाएगा न वो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन वो अक्लमंद लोग ये नहीं समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। रफ्ता रफ्ता फ़िज़ा बदल रही थी। मैं अक्सर अपने घर की खिड़कियों में से रात के वक्त ये देखती थी कि कुछ आंगन के बड़े सहन में कुछ लड़के लकड़ियों से एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, बिनोट सीख रहे हैं या एक दूसरे को मतलब बच रहे हैं, मार रहे हैं। उस वक्त मेरी समझ में पूरी तरह ये नहीं आता था कि ये 15-20 लड़के क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाद में मेरी नानी ने मुझे बतलाया कि ये लड़के जो हैं, जब हिंदुस्तान की फ़ौजें आएंगी तो ये टैंकों का मुकाबला करेंगे। आज उस वक्त मेरी समझ में थोड़ी सी बात ये आई थी कि टैंकों का मुकाबला लकड़ियों से कैसे हो सकता है, लेकिन उन खेलने वालों की समझ में ये बात उस वक्त तक नहीं आई थी। फिर हुआ ये कि इनकलाब की आमद ज़्यादा ज़ोर शोर से होने लगी और हमें ये यकीन था कि हैदराबाद में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हैदराबाद में वो सब कुछ हुआ जो होना चाहिए था। मतलब हिंदुस्तानी फ़ौजों ने हैदराबाद पे अटैक कर दिया। उस सिलसिले में जब पाकिस्तान जाने की तैयारियां शुरू हो गई और लोग कहें कि अब जाओ पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा जो मुस्तैद थी पाकिस्तान जाने के लिए वो मेरी माँ थी। बाकी तो लोगों को सबको खौफ और ख़तर था कि पता नहीं वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग आके अपना मशवरा देते थे। एक हमारी मिलने वाली हमारी माँ की आई, उन्होंने कहा भैया हमारे भाई ने तो एक अजीबो गरीब जगह बसा ली। उनका कौन सी जगह? उन्होंने कहा उसका नाम ही अजीब है, उसका नाम है टंडू आदम। अरे भला ये कोई नाम हुआ? कहेंगे भाई ऐसे इस तरह के कई कई नाम समझ में आ रहे हैं। कोई लायलपुर चला गया। भाई लायलपुर कौन सी जगह है? हमारी माँ बताती थी अरे लायलपुर बड़ी अहम जगह है, वहाँ तो अंग्रेज़ों ने आबपाशी का सिस्टम बनाया था। अच्छा, तो फिर कराची में सुना मट्टी बहुत होती है। अरे भाई मट्टी उड़ती होगी, समंदर भी तो है। अच्छा समंदर तो हमने, हाँ बम्बई में समंदर है, कराची में होगा। इस तरह की बातें हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे। जब आ गए पाकिस्तान पानी के जहाज़ से और केमाड़ी और दूर की रोशनियाँ और बांस और लंबे लंबे तार ये सब नज़र आए, तो हमने सोचा कि हाँ अब जहाज़ ठहर जाएगा, अब हम उतरेंगे। और जब हम उतरे तो हम तकरीबन बेहोश हो गए जब हमने एक ठेले के ऊपर अंगूर लदे हुए देखे, इसलिए कि इससे कबल हैदराबाद में हमने इतने ज़्यादा अंगूर ही नहीं देखे थे। और फिर ठेला देखा खुश्क मेवों का, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें अच्छी लगी वो ऊँट गाड़ी थी, क्योंकि ऊँट और गाड़ी का तसव्वुर था ही नहीं। सब बजाय इसके कि किसी की मोटर में बैठते या कहीं और। एक साहब बड़ी बस लेके आए थे, उसमें नहीं बैठे हम सब बच्चे, तो ऊँट गाड़ी में बैठ गए और पहली दफ़ा हमने कराची की सैर की ऊँट गाड़ी में। क्या सड़कें, क्या खूबसूरत जगहें, ऐसा लगता था धुली हुई हैं, खाना गिर जाए तो खाना उठा लो। इतनी सफाई, इतनी सफाई। ये नहीं मालूम था कि ये मंजिल जिसकी अब इब्तिदा हो रही है इसकी इंतहा न जाने क्या होगी। एक गैर यकीनी की कैफियत सोचा ही नहीं। ज़ाहिर है हम तो बाहर बैठ के देख रहे हैं, अंदर की खबर तो हमारे पास नहीं है। सामने मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिनके पास शायद अंदर की खबर हो। हम तो टीवी पे देख रहे हैं, दो ही किस्म के लोग हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न के ऊपर। ज़्यादा तादाद उन लोगों की जो कह रहे हैं धांधली हुई है और बड़ी तारीखी धांधली हुई है। कुछ बाकी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो बड़े शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं। तीसरी मखलूक तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रही।
तो इस सूरत हाल से असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर लॉन्ग टर्म क्या होगा, वो एक बहस तलब मसला है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि सिंध के अंदर ओवरवेलमिंग वोट पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध के अंदर, और केपी के अंदर तो तहरीक इंसाफ को सूबे के हर हिस्से के अंदर ओवरवेलमिंग वोट पड़ा, तो क्या उसकी वजह से क्या डिसेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं? लेकिन अगर आप इनको देखें, ये दोनों कौन सी पार्टी हैं जिन्होंने ये वोट लिया? सिंध के अंदर वोट सिंध के नेशनलिस्ट को नहीं पड़ा, एक उस पार्टी को पड़ा जो फेडरल पार्टी है, जो 4 दफ़ा पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत बना चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट जो है वो पख्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ को नहीं पड़ा, एक ऐसी पार्टी को पड़ा जिसका लीडर लाहौर से है, जिसकी सियासत जो है वो वफाक की सियासत है। तो 18th अमेंडमेंट की जो आपने बात की, मैं बहुत सपोर्टर हूँ 18th अमेंडमेंट का। मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट एक बहुत अच्छा इकदाम था और उसको स्ट्रेंथन हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो डिस्पर्स हो रही है और वो ऐसी कोई एथनिक शेप ले रही है। तो पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हो रहा। 18th अमेंडमेंट में लोगों के मसाइल अगर उनके घर पे हल होते हैं तो उससे पाकिस्तान का वफाक मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता। ये बिल्कुल डायनामिक्स ऑफ पावर की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप तमाम ताकत जो है वो मरकूज़ कर देंगे सेंटर के अंदर तो उससे सेंटर मजबूत हो जाएगा। सेंटर इससे मजबूत नहीं होगा कि इख्तियार किसके पास है। सेंटर उस वक़्त मजबूत होगा, वफाक पे लोगों का उस वक़्त यकीन होगा जब लोग समझते हैं कि वफाक जो है उसकी एग्जिस्टेंस से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। तो अगर किसी के गली और मोहल्ले के अंदर पानी का निज़ाम बेहतर हो रहा है तो वो मुल्क के बारे में बेहतर सोचता है। अब सिर्फ सवाल ये है कि अगर आपने मुल्क के बारे में लोगों को बेहतर आप चाहते हैं कि उनकी सोच हो, जैसे मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों की है, तो जैसे मैंने कहा कि वो काउंटर इंडिकेटिव लगता है, लेकिन काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन आपको पावर डिस्पर्स करनी है, डिवॉल्व करनी है। अच्छा, इसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो आखिरी में इसकी बात करके फिर हैंड इट ओवर टू यू। जाहिर है कि जो अगर पाकिस्तान में तकरीबन आधा वक्त जो है वो फ़ौज की हुकूमत होती रही है, फ़ौज सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, तो फ़ौज तो चाहेगा कि ताकत जो है एक नेचुरल इम्पल्स है कि सेंट्रलाइजेशन उसकी की जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है वो डोमिनेटेड रहा है बहुत अरसे तक इसेंशली पार्टीज से विच आर फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज, और फैमिली कंट्रोल करना चाहती है, तो एक फैमिली कंट्रोल पार्टी के लिए भी ये सिस्टम बेहतर सूट करता है जहां सारे इख्तियारात मरकूज़ हों एक जगह के ऊपर। वहां पे भी पावर डिवॉल्व होना जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मिजाज को और उसके इंटरेस्ट को सूट नहीं करती। सो जाहिर है जमहूरियत सबसे अव्वलीन रिक्वायरमेंट है, जमहूरियत तो ज़ाहिर है होनी ही चाहिए। पाकिस्तान बना जमहूरियत की बुनियाद पे, पहला दुनिया का मुल्क जो वोट की बुनियाद के ऊपर बना। लेकिन उस जमहूरियत को अगर आप डीपन करना चाहते हैं, जैसे हम सबकी ख्वाहिश है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी अगर जमहूरियत हमारी ज़्यादा बढ़ जाए और उसको एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं अपनी जहन से नहीं बात कर रहा हूँ, जो मैंने खुद देखा है, आप डिवॉल्व करें पावर, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मजबूत करें, उससे पाकिस्तान तो मजबूत होता है, उससे पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर मजबूत होती है। So, you know, my initial childhood was in Lahore, first couple of years. माइक थोड़ा अपने करीब, ये First couple of years, and we all lived together. And I remember Dado, you know, always coming back from a hard day's work and taking her makeup off. And I used to love watching her take her makeup off. वो पूरा एक पूरा डब्बा Kleenex का, and with Pond's cream, and it used to be on her face, and and I used to just look at her like this and just admire her and just want to be her. I just was her biggest fan in that house, and I love the fact that she would leave the house, go for recording, looking all beautiful and glamorous, and then at night just be Dado, you know, and she'd be cooking, and we'd all be sitting and having dinner together. So she inspired, I think, all of us as grandchildren. I think we're all inspired. I'm sure Mahi and Rustam here in the crowd, Tinna Papu's children, they also are very inspired by her. तो प्रोविंसेस को अपना हक मिल गया, और जो अगर उसके बाद उसे डिवॉल्व भी हो जाए, अगर आगे उसके नीचे डिवॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान का बुनियादी मसला हल हो जाता है। क्योंकि हम सारे आज, चाहे हम खुल के बात नहीं करें, हम सारे ये कहते हैं कि एक इदारा जो है वो पाकिस्तान के माशी
और सियासी मामलात में दखलंदाजी बहुत ज़्यादा करता है। ये हमारी हकीकत है, हम चाहे इसको छुपाएं या हम इसको अया करें। ये कौन सा इदारा है? हाँ, एफबीआर? नहीं एफबीआर नहीं, नहीं, मैं साफ कहता हूँ आर्मी। मुझे कोई इस पे डर नहीं है। आर्मी का हमारे लोगों का ये कहना है कि आर्मी का, मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल है पाकिस्तान की माशी भला। अब जो एनएफसी अवार्ड में या 18 अमेंडमेंट में सियासतदानों ने हासिल किया है, मेरे हिसाब से वो समझा भी नहीं सके पब्लिक को कि उन्होंने क्या हासिल किया है। देखिए, आपका जो ग्रॉस अमाउंट आता है उसमें से सूबों को मिल जाता है, और दो बड़े खर्चे जो हैं वो उसके बाद होते हैं, एक इंटरेस्ट कॉस्ट, एक मिलिट्री। तो जितना जितना पाकिस्तान का फेडरेशन का खर्चा कम होगा, इतनी मिलिट्री कमजोर होती जाएगी। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। और हमारा जो बुनियादी, हम ये कहते हैं कि मिलिट्री का रोल, मिलिट्री का इंटरफेरेंस पाकिस्तान की माशरे में बढ़ रहा है। तो जब मिलिट्री का रोल कम होगा तो सियासतदानों के हाथों में जो फेडरेशन है वो मजबूत हो जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली सियासतदान हमेशा ये चाहते हैं कि वो मिलिट्री के कंधे पर पावर में आए, चाहे वो कोई भी हो। मुझे किसी का, मैं खुद इसका एविडेंस हूं कि जब तक हम पावर में होते हैं हम कहते हैं इदारे एक पेज पर हैं, जब हम पावर से हट जाते हैं हम कहते हैं एक पेज पे नहीं है, वो पेज फट जाता है। ठीक है ना? तो ये जो हमने दो चीजें बना रखी हैं, तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम से, एनएफसी अवार्ड से फेडरेशन और पाकिस्तान का निज़ाम मजबूत हुआ है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर एक चेक लगा है। ये आपको शायद समझ उस तरह नहीं आए, अगर आपके सामने कागज होगा तो समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। चेक लगा है, और ये चेक लगना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है और नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि मैं यहां से जाने के बाद कहीं और भी जवाब देना पड़े, मगर ये रियलिटी है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से आप सर नहीं छिपा सकते कि हमें मिलिट्री के एक्सपेंडिचर पे अब नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि हम अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगला सवाल जो है, जो कि सियासतदानों ने पूरा नहीं किया, वो था जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसके साथ आर्टिकल नंबर 140A भी आया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। उसके किसी क्लॉज पे अमल दरामद नहीं हुआ, एक भी क्लॉज पर आर्टिकल 140A के अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरा जो शिकायत अक्सर कैसर बंगाली साहब से रहती है कि सर, एक 18वीं तरमीम में सूबे तो ले गए मगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं आया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये किताबों में तो निज़ाम बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे हिसाब से किताबों में 18वीं तरमीम के हिसाब से पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत हो चुकी है। अब इस फेडरेशन को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ नहीं हो पा रही, और हम बार बार लड़ रहे हैं, और हम बार बार उन लोगों को दावत दे रहे हैं जिनकी बाद में हमें शिकायत होती है, जिनसे हमें शिकायत होती है। अगर आज आपने पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान के तमाम सियासी लोगों को साथ बैठना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अब इस तरह बन चुका है कि अगर आप सब साथ नहीं बैठेंगे तो ये फेडरेशन नहीं चल सकती। ये मेरा इसके ऊपर कमेंट है। बाकी आप सवाल कर ले, मैं जवाब दे दूंगा। मैं पैदा एक ऐसे ख़ानदान में हुआ, जब मैं 16-17 साल का था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वो नूरजहां जी थी। उनको देखना कि भुजिया वो पकाती थी, बड़ी अच्छी खट्टी वाली भुजिया। हाँ, लेकिन मैडम के बारे में हम सब जानते हैं कि मलका तरुन्नुम नूरजहां कौन थी। आज हम बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द एक्टर, द प्रोड्यूसर, द राइटर, द सिंगर, द फेमिनिस्ट, द स्टार, द आइकॉन, आज हम बात करेंगे वो माँ कैसी थी, वो एक औरत कैसी थी, वो एक बहन कैसी थी, वो एक नानो कैसी थी। तो कुछ फैमिली मेम्बर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पर्सनल बातें शेयर करेंगे आपसे। टिकटॉक ना बनाना, और अगर हो सके तो आप भी इंजॉय कीजिएगा, बिकॉज बड़े अरसे बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इनकी वजह से इकट्ठे हुए हैं। बग साहब का नाम सुना हुआ आपने? बग साहब बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, अकॉर्डियन प्लेयर थे,
मैडम का ऑन्टराज जो था वो बड़ा नोटोरियस होता था म्यूजिशियंस का, और वो ह्यूमर जो मैडम के साथ रिवॉल्व अराउंड करती थी वो भी एक बहुत काबिल मिसाल थी। पंजाबी आप में से किसको समझ आती है? हाथ खड़ा करे। वेरी गुड, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ जुगत ਦੀ समझ आने वाली है। तो मैडम डीसी लैंड हुई, ठंड, बग साहब साथ थे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता मरासी जो लैंड होंगे तो ठंडी इन्वायरमेंट, तो मैडम के लिए गाड़ी आती है और मैडम को डीसी डाउनटाउन लेके चली गई। म्यूजिशियंस जो हैं हमारे वो दूसरे होटल में चले गए थोड़े से आउटस्कर्ट्स में। सवेरे सवेरे ठंड लगी है, बग साहब ने पर्दे खोले तो अगे स्नो ही स्नो। तो बग साहब ने कहा वाह 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 वाह, मैडम पर्ल कॉन्टीनेंटल हैगे तो असी पर्ल बियाबान हैगे। क्या बात है। तो ये जो इन्वायरमेंट वो क्रिएट करती थी लोगों की, हाउ पीपल वर इंस्पायर्ड बाय हर एंड हाउ शी ब्रॉट द बेस्ट इन ऑल ऑफ अस। जो उनसे मिले दे ऑलवेज रिमेंबर्ड हर कि मैडम ने मुझे एक दफ़ा ये कहा था, मैडम से एक दफ़ा ये बात हुई थी। जब मैं व्हेन आई पुट इट इनटू द कॉन्टेक्स्ट कि उनकी क्या उम्र थी जब वो ये सब कर रही थी, जब Yeah. इस दुनिया के अंदर वो थी, तो देन इट्स इवन मोर ऑ इंस्पायरिंग। फॉर एग्जांपल जब फैज साहब जेल में थे जी, और आर्मी के फंक्शन के लिए उनको बुलाया गया था गाना गाने के लिए, और उन्हें कहा जी आपको लिस्ट देनी पड़ेगी कि आप किस गाने से शुरू करेंगी, और जो उन्होंने लिस्ट दी थी उस पर सबसे पहले था फैज साहब का मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ, तो वापस जवाब आया कि जी शायर तो जेल में है तो आप ये गा नहीं सकती, और ये लाइव ब्रॉडकास्ट होना था रेडियो पर। तो माँ ने कहा कि मैं गाऊंगी तो इसी से शुरू करूंगी वरना मैं घर जा रही हूँ। क्या बात। तो उन्होंने वो गाया और फैज साहब ने वो जेल में सुना था, और जब वो जेल से निकल के आए तो सीधा माँ के पास आए थे घर पर उनको मिलने के लिए, एंड माँ भागी गई थी बाहर गेट पे। बिकॉज आई थिंक आफ्टर म्यूजिक अगर कोई आर्ट फॉर्म था जिससे वो दैट रेजोनेटेड विद हर completely was poetry. That is something that she loved. She used to write herself, and बहुत कदर करती थी वो लिखने वालों की, ख़ास तौर पे शायरों की। गालिब और फैज साहब तो उनके फेवरेट थे। But yeah, so you were saying a woman in her. मैं आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है उन्होंने अपने ज़िंदगी में कौन सा रोल सबसे बेहतरीन निभाया है? द आइकॉन, द नूरजहान, द मदर, द ग्रैंड मदर, द वाइफ, कौन सा रोल आपको लगता है? I think she was first and foremost Noor Jahan, the icon, and I think the Ma is very close second. हाँ, I think किसी एक इंसान के लिए एक रोल भी निभा लेना मुश्किल होता है, अगर उन्होंने दो रोल अच्छी तरह निभा लिए तो that's a lot.